हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूवीज जोन। पिछली वीडियो में हमने सीजन 3 को शुरू किया था। पिछली वीडियो में मैंने सीजन 3 के एपिसोड 1 एंड 2 को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एपिसोड 3 एंड 4 को। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 3। एपिसोड 3 की शुरुआत में एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जो कि ऊंचाई पर उड़ रहा था, लेकिन उस हेलीकॉप्टर को एक आदमी गवर्नर शूट कर देता है, जिसके कारण हेलीकॉप्टर का इंजन गड़बड़ाना शुरू हो जाता है और हेलीकॉप्टर क्रैश लैंडिंग कर देता है। एंड्रिया एंड मिशोन दूर से ही उस हेलीकॉप्टर को क्रैश होते हुए देखती हैं और वो दोनों उसकी लैंडिंग साइट के पास जाती हैं। मिशोन अपने दोनों पेट ज़ॉम्बीज़ को चेन के थ्रू एक पेड़ से बांध देती है। वो एंड्रिया को वहीं झाड़ियों में ही छुपा देती है और वो अकेली ही क्रैश हेलीकॉप्टर की जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है। मिशोन को तभी कुछ गाड़ियों के आने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो तुरंत ही दौड़कर एंड्रिया के पास वापस आ जाती है। एंड्रिया एंड मिशोन दो गाड़ियों को वहां पर आता हुआ देखते हैं। वो लोग देखते हैं कि उन्होंने हेलीकॉप्टर के पायलट को बचा लिया था और बाकी बचे हुए दो लोग जो ऑलरेडी मर चुके थे, उनके ब्रेन को पूरी तरह से डैमेज कर दिया था। मिशोन के पेट ज़ॉम्बीज़ तभी हिलना डुलना शुरू कर देते हैं। उनकी चेन की बहुत ज्यादा आवाज आने लग जाती है। मिशोन अपने पकड़े जाने के डर से अपने दोनों पेट ज़ॉम्बीज़ के सरों को काट देती है। तभी उन दोनों के पीछे से अनएक्सपेक्टेडली मर्ल आ जाता है और एंड्रिया मर्ल को देखकर बेहोश हो जाती है। एंड्रिया की नींद खुलती है जब वो एक कार में ब्लाइंड फोल्डेड होती है। वो सुनती है कि उस ग्रुप का लीडर रेडियो पर किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। दोबारा बेहोश होते होते एंड्रिया देखती है कि वो लोग एक बड़े गेट के पास पहुंच चुके थे। एंड्रिया की आंख खुलती है और वो एक अनजान जगह पर थी जहां पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी और मिशोन पास में ही चुपचाप बैठी हुई थी। तभी वहां पर मर्ल आता है और वो एंड्रिया को अटलांटा की अपनी पुरानी बातें याद दिलाता है कि कैसे उन लोगों का पूरा ग्रुप मर्ल को मरने के लिए छोड़कर भाग गया था। एंड्रिया मर्ल को क्लियर करती है कि बाद में रिक एंड डैल उसे वहां पर ढूंढने के लिए आए थे। एंड्रिया मर्ल को बताती है कि उनके ग्रुप के काफी लोग इस बीच मारे जा चुके थे। मर्ल जब एंड्रिया से डैल के बारे में पूछता है तब एंड्रिया उसे बताती है कि जब वो उस ग्रुप से अलग हुई थी तब तक उसका भाई डैल जिंदा था। तभी वहां पर मर्ल के ग्रुप का लीडर गवर्नर आ जाता है। मिशोन उससे अपने वेपन्स वापस मांगती है। गवर्नर उन लोगों को अश्योर करता है कि यहाँ से जाते वक्त उन लोगों को उनके वेपन्स एंड गाड़ी दे दिए जाएंगे। एंड्रिया गवर्नर से पूछती है कि उसने हेलीकॉप्टर के मरे हुए दो सोल्जर्स को दोबारा से क्यों मारा था। तब गवर्नर उसे क्लियर करता है कि वो लोग बिना काटे भी वॉकर्स में कन्वर्ट हो सकते थे। ये बात फार्म से अलग होते टाइम एंड्रिया को मालूम नहीं थी। गवर्नर एंड्रिया एंड मिशोन को बाहर लेकर जाता है। वो एक छोटा सा प्यारा सा टाउन था जिसका नाम वुडबरी था। गवर्नर उन लोगों को बताता है कि ये टाउन वॉकर्स से पूरी तरह से सेफ है क्योंकि इस टाउन को पूरे टाइम गार्ड किया जाता है। गवर्नर एंड्रिया एंड मिशोन को उन लोगों का रूम दिखाता है। गवर्नर उन लोगों को बताता है कि उसका एक आदमी पूरे टाइम उनके रूम के बाहर खड़ा रहेगा। अगर उन लोगों को किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कह सकते हैं। मिशोन गवर्नर की इस बात को सुनकर डिस्टर्ब हो जाती है। अगले दिन वुडबरी की एक रेजिडेंट रॉबिन एंड्रिया एंड मिशोन को वुडबरी का एक टूर कराती है। रॉबिन बताती है कि वुडबरी के अंदर उस वक्त 73 लोग मौजूद थे और पूरे विंटर्स वो लोग सेफ्टी से रहे। वो एंड्रिया को बताती है कि गवर्नर उन लोगों का पूरी तरह से ख्याल रखता है। गवर्नर इस बीच हेलीकॉप्टर के पायलट से मिलने के लिए जाता है। हेलीकॉप्टर के पायलट का नाम वेल्स था। वेल्स गवर्नर के पूछने पर बताता है कि उसके 10 आदमी एक जगह पर मौजूद हैं और वेल्स अपने 2 आदमियों के साथ आगे की जगह को देखने के लिए निकल गया था। गवर्नर के पूछने पर वेल्स अपने उन 10 आदमियों की लोकेशन को बता देता है। गवर्नर वेल्स से प्रॉमिस करता है कि वो उसके सभी साथियों को सही सलामत लेकर आ जाएगा। गवर्नर उसके बाद अपने एडवाइजर मिल्टन की लैब में जाता है। गवर्नर की वहाँ पर मर्ल से मुलाकात होती है। गवर्नर मर्ल को एंड्रिया के पास जाकर उससे और जानकारी निकलवाने के लिए कहता है। मिल्टन मिशोन के पेट ज़ॉम्बीज़ के हेड को स्टडी कर रहा था। वो गवर्नर को बताता है कि मिशोन ने उनके हाथ काट दिए थे और उनकी जॉज को भी रिमूव कर दिया था, जिसके कारण उन लोगों की खाने की क्षमता बहुत ही कम हो गई थी और उन लोगों का इंटरेस्ट भी खाने से खत्म हो चुका था।
मिल्टन गवर्नर को एक्सप्लेन करता है कि वो वॉकर्स मिशोन को बचाने का काम भी किया करते थे। उनकी स्मेल से वॉकर्स उनके नजदीक नहीं आते थे। ब्रेकफास्ट में मिल्टन गवर्नर को ज्वाइन करता है। वहाँ पर एंड्रिया एंड मिशोन भी मौजूद होते हैं। मिल्टन एंड्रिया को बातों बातों में बताता है कि वॉकर्स उस पर्सनैलिटी को भूल नहीं पाते जिस पर्सन को वो जिया करते थे। कुछ न कुछ % उनके अंदर उस आदमी का रह जाता है। मिल्टन मिशोन से उसके पेट वॉकर्स के बारे में जानना चाहता था, लेकिन मिशोन उस वक्त चुप रहती है और वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। मिशोन एक बार फिर से गवर्नर से अपने वेपन्स वापस मांगती है। गवर्नर उन्हें कुछ देर आराम करने के लिए कहता है और उन्हें कहता है कि बाद में उनके वेपन्स उन्हें दे दिए जाएंगे। एंड्रिया एंड मिशोन ब्रेकफास्ट के बाद जब अकेले होते हैं तब मिशोन एंड्रिया को बताती है कि उसे गवर्नर के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जबकि एंड्रिया गवर्नर को पसंद करने लगी थी और वो वुडबेरी में लंबे समय तक रुकना चाहती थी। मिल्टन की बात को याद करके एंड्रिया मिशोन से उसके पेट ज़ॉम्बीज के बारे में पूछने लग जाती है। एंड्रिया मिशोन से कहती है कि जब पूरी विंटर्स उन पेट वॉकर्स ने उन दोनों को प्रोटेक्ट किया तब मिशोन ने उन दोनों को बिना सोचे समझे ही क्यों मार दिया। मिशोन एंड्रिया को इसके जवाब में कहती है कि ये तो सोचने से भी ज्यादा इजी था और वो एंड्रिया को अपसेट छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इधर गवर्नर वेल्स की बताई हुई लोकेशन पर वेल्स के सभी साथियों के पास पहुँच जाता है। वो उनके लीडर को बताता है कि उसे वहाँ पर वेल्स ने उन लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा था। वहाँ मौजूद सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं। तभी गवर्नर स्क्वाड लीडर को गोली मार देता है और आजू बाजू में छिपे हुए गवर्नर के लोग वहाँ मौजूद सभी लोगों को मार डालते हैं। गवर्नर अपने सभी लोगों को वहाँ पर मौजूद सभी वेपन्स कलेक्ट करने के लिए कहता है। गवर्नर एंड उसके सभी आदमी मिलिट्री ट्रक्स को लेकर अपने टाउन वुडबेरी वापस लौट आते हैं। उन ट्रक्स में वेपन्स के अलावा मेडिसिन एंड बहुत सारी सप्लाईज थी। टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। तब गवर्नर उन लोगों को बताता है कि जब वो वेल्स के लोगों की मदद करने के लिए उनके पास गया तब उसने देखा था कि वेल्स के सभी लोग वॉकर्स के द्वारा ऑलरेडी बाइट कर लिए गए थे, इसीलिए उसे उन लोगों को मारना पड़ा और टाउन में लोगों की हेल्प के लिए वे लोग उनके सप्लाईज को लेकर आ गए थे। गवर्नर के वहाँ से जाते वक्त एंड्रिया उससे उसका नाम पूछती है। तब गवर्नर उसे अपना नाम नहीं बताता और कहता है कि उसे अब सब गवर्नर के नाम से ही बुलाते हैं। उस रात गवर्नर अपने अपार्टमेंट से विस्की पीता हुआ बाहर देखता है। बेड पर रोवर लेटी होती है। गवर्नर अपनी वाइफ एंड बेटी की एक फोटो फ्रेम को देखता है और उसके बाद प्राइवेट रूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर गवर्नर एक चेयर के ऊपर बैठ जाता है और सामने की ओर देखने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक्वेरियम की 3 रोज पानी से भरी हुई थी और हर एक एक्वेरियम के अंदर एक वॉकर का हेड पड़ा हुआ था। सबसे ऊपर के एक्वेरियम में हमें वेल्स का हेड दिखाया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब वो भी मारा जा चुका है। वहीं एक्वेरियम में मिशोन के पेट ज़ॉम्बीज के हेड भी दिखाए जाते हैं। एपिसोड 4 की शुरुआत में एक अनआइडेंटिफाइड पर्सन को दिखाया जाता है जिसने एक प्रिजनर ड्रेस को पहना हुआ था। वो अपने साथ एक गैस कैन और एक डियर की बॉडी प्रिजन के अंदर लेकर आता है। वो वॉकर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ पत्थर भी फेंकता है। वॉकर्स आकर डियर को खाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि उस पर्सन ने जानबूझकर उस जगह पर डाला था, जिससे कि वॉकर्स वहां गेट के थ्रू बाहर निकल सकें। वो वॉकर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रिजन की गेट के सामने डियर के हार्ट को रख देता है। इधर सभी सर्वाइवर्स प्रिजन को क्लियर करने के लिए आपस में बात कर रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि एक्सेल एंड ऑस्कर उन तक पहुंच चुके थे। एक्सेल एंड ऑस्कर दोनों ही रिक का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते थे। टेडोक भी उन लोगों की साइड लेता है, लेकिन डैरल रिक को ऐसा करने से मना कर देता है। ये देखकर रिक ऑस्कर एंड एक्सेल दोनों को ही क्लियर करता है कि वो लोग अपने पुराने एग्रीमेंट के अनुसार ही अपने सेल ब्लॉक में रहेंगे, या फिर एक्सेल एंड ऑस्कर को उस प्रिजन को छोड़कर हमेशा के लिए जाना होगा। वुडबेरी में मिशोन गवर्नर के लाए हुए ट्रक को चेक करती है। वो देखती है कि ट्रक की बॉडी के ऊपर बुलेट्स के कुछ निशान बने हुए थे।
उसे वहाँ पर ब्लड के कुछ ट्रेसेस भी मिलते हैं। तभी उसकी मुलाकात गवर्नर से होती है और वो गवर्नर से सोल्जर्स की डेथ के बारे में क्वेश्चन करने लग जाती है। गवर्नर मिशोन को उस वक्त टाल देता है और वो मिशोन एंड एंड्रिया को वुडबेरी में ही रुकने की सलाह देता है। इधर रिक प्रिजन में ग्लैन से कहता है कि वो ऑस्कर एंड एक्सेल को एक वीक की सप्लाईज दे दे और उन्हें उनके सेल में वापस भेज दे। एक्सेल अपनी तरफ से डैल से भी फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन डैल उसे इग्नोर कर देता है। लॉरी हर्शल को क्लचेस देकर उसकी चलने में हेल्प करती है। लॉरी, हर्शल एंड बेथ तीनों ही सी ब्लॉक से बाहर आ जाते हैं। इधर मिशोन एंड एंड्रिया दोनों ही वुडबेरी को छोड़कर जाने के बारे में बात करते हैं। मिशोन कोस्ट की ओर जाना चाहती थी। मिशोन जानती थी कि वो लोग समुद्र के रास्ते से दूसरे देश की तरफ मूव कर सकते थे। एंड्रिया जानती है कि मिशोन को गवर्नर के ऊपर भरोसा नहीं है। वो भी गवर्नर से ज्यादा मिशोन के ऊपर ही भरोसा करती है, क्योंकि मिशोन ने पूरे विंटर्स उसकी देखभाल की थी और उसे गवर्नर से ज्यादा मिशोन के ऊपर ट्रस्ट था। लॉरी के साथ हर्शल को देखकर रिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो लॉरी को बहुत ही प्यार से देखता है। लॉरी भी रिक को देखकर ब्लश करने लग जाती है। तभी उस पूरे यार्ड में वॉकर्स का आना शुरू हो जाता है। बेथ हर्शल को लेकर एंट्री वे की ओर दौड़ जाती है, जबकि मैगी, लॉरी एंड कार्ल सेल ब्लॉक की ओर मूव कर जाते हैं। कैरोल के साथ कोर्टयार्ड गेट से बाहर निकलते समय टी-डॉग वॉकर्स की चपेट में आ जाता है और उसे वॉकर्स बाइट कर लेते हैं। टी-डॉग कैरोल को सी ब्लॉक तक सेफ्टी से अंदर पहुंचाने के लिए अंदर तक आ जाता है। इधर वुडबेरी में एंड्रिया मर्ल से बात करती है और उसे हर्शल के फार्म हाउस की लोकेशन का पता बता देती है। एंड्रिया का मानना था कि मर्ल को एक बार उस फार्म हाउस तक जाकर डैल को खोजना चाहिए। मर्ल चाहता था कि एंड्रिया उसके साथ उस फार्म हाउस तक चले, लेकिन एंड्रिया मर्ल के साथ जाने से मना कर देती है। एंड्रिया के गवर्नर के बारे में पूछने पर मर्ल उसे बताता है कि गवर्नर बहुत ही अच्छा आदमी है। इधर प्रिजन यार्ड में ग्लैन आकर बताता है कि किसी ने बाहर से गेट को ओपन छोड़ दिया था। रिक समझता है कि ये काम ऑस्कर या एक्सेल का हो सकता था। तभी वहाँ के प्रिजनर अलार्म बहुत जोरों से बजने लग जाते हैं, जिसके कारण फैंस से बहुत सारे वॉकर्स अंदर आना शुरू हो जाते हैं। ऑस्कर बताता है कि ये बैकअप जनरेटर से छेड़खानी करने के कारण हुआ है। वो लोग समझ जाते हैं कि अंदर कोई है जो यहाँ की सभी चीजों से छेड़छाड़ कर रहा था। ऑस्कर एंड एक्सेल भी रिक के साथ उसके पीछे पीछे जनरेटर रूम की ओर दौड़ लगा देते हैं। कैरोल एंड टी-डॉग इस बीच कॉरिडोर में पहुंचते हैं और टी-डॉग कैरोल को बचाने के लिए अपने आप को वॉकर्स के हवाले कर देता है। कैरोल टी-डॉग के स्ट्रगल को देखकर वहाँ से चली जाती है। इधर लॉरी, कार्ल एंड मैगी जिस तरफ भी जाते हैं वहीं पर उनका सामना वॉकर से होता जाता है। कार्ल उन लोगों को बॉयलर रूम में ले जाता है। इधर वुडबेरी में मर्ल गवर्नर के पास जाता है। मर्ल गवर्नर से कहता है कि वो अपने भाई डैल की खोज में हर्शल के फार्म हाउस तक जाना चाहता था, लेकिन गवर्नर मर्ल को उस वक्त जाने से मना कर देता है। गवर्नर कहता है कि वो मर्ल जैसे आदमी को खोना नहीं चाहता। अगर मर्ल अपने भाई के बारे में पक्की जानकारी लेकर आएगा तभी गवर्नर डैल को खोजने की इजाजत देगा। रिक, डैल, ग्लैन एंड ऑस्कर सभी बैकअप जनरेटर रूम में पहुंच जाते हैं और वहां पर जनरेटर को ऑफ कर देते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एंड्रयू वहां पर छिपा हुआ था। एंड्रयू वहां पर आकर उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तब उन्हें पता चलता है कि ये पूरा मैस एंड्रयू का ही फैलाया हुआ था। एंड्रयू एंड रिक दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। ऑस्कर वहीं पर मौजूद एक बैरल को एंड्रयू की ओर फेंकता है और एक गन अपने हाथ में ले लेता है। एंड्रयू ऑस्कर को रिक को मारने का इशारा करता है, लेकिन ऑस्कर उस गन से एंड्रयू को ही मार डालता है और उस गन को रिक को लौटा देता है। मैगी, लॉरी एंड कार्ल तीनों ही बॉयलर रूम में मौजूद थे। लॉरी को अचानक से ही लेबर पेन होना शुरू हो जाते हैं। मैगी ने हर्शल से डिलीवरी से रिलेटेड काफी ट्रेनिंग ली हुई थी। वो लॉरी की मदद करने लग जाती है और वो लॉरी को पुश करने के लिए कहती है। कार्ल उस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाता है। लॉरी को कार्ल सी सेक्शन के थ्रू हुआ था। वो जैसे ही डिलीवरी के लिए पुश करना शुरू करती है उसे अचानक ही ब्लीडिंग होने लग जाती है। वुडबेरी में एंड्रिया एंड गवर्नर एक साथ होते हैं। वो दोनों ड्रिंक ले रहे होते हैं। गवर्नर एंड्रिया को अपना असली नाम बताता है। उसका असली नाम फिलिप था और वो एंड्रिया को बताता है कि उसकी वाइफ की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। जब एंड्रिया वहाँ से जाने लगती है तब गवर्नर उसे कहता है
कि वो कभी भी वुडबेरी लौटकर वापस आ सकती है। वुडबेरी हमेशा उसका वेलकम करेगा। एंड्रिया जब मिशॉन से मिलती है तब वो उसे बताती है कि वो वुडबेरी में और लंबे समय तक रहना चाहती है। मिशॉन को एंड्रिया की ये बात बिल्कुल भी सहन नहीं होती और वो गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर बॉयलर रूम में लॉरी को कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होती जाती है, जिसके कारण उसके ऊपर बेहोशी छाने लगती है। वो रियलाइज करती है कि उसे नेचुरल डिलीवरी नहीं हो सकती है। लॉरी मैगी से कहती है कि वो अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती और वो मैगी से कहती है कि उसे अब उसका सी सेक्शन करना होगा और बेबी को बाहर निकालना होगा। लॉरी कार्ल को खड़े हुए देखती है और उसे कहती है कि उसे अब बहादुर बनना होगा और पूरी सिचुएशन को संभालना होगा। लॉरी कार्ल से कहती है कि उसे अपने छोटे भाई या बहन का ध्यान रखना होगा। लॉरी कार्ल को गले से लिपटाकर उससे विदा लेती है। मैगी धीरे धीरे लॉरी के पेट को काटती है और वो बेबी को बाहर निकाल लेती है। बेबी बिल्कुल सही सलामत था, जबकि लॉरी धीरे धीरे ब्लड लॉस के कारण बिल्कुल मोशनलेस हो चुकी थी। मैगी बेबी को अपनी गोद में ले लेती है और कार्ल को अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर कार्ल मैगी से कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम टर्न होकर एक वॉकर में कन्वर्ट हो जाए। मैगी को अपने आगे जाने पर गन शॉट सुनाई देता है, जिसका मतलब था कि कार्ल ने लॉरी के ब्रेन को गोली मारकर खत्म कर दिया था, जिससे कि वो आगे जाकर वॉकर में कन्वर्ट ना हो सके। कार्ल मैगी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। रिक, ग्लैन, ऑस्कर एंड एक्सेल आगे की तरफ मूव करने लग जाते हैं। रास्ते में उन्हें टी-डॉग की रिमेनिंग बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है। डैरल को वहीं पर कैरोल का पड़ा हुआ स्कार्फ एंड गन दिखाई देती है। वो सभी वहाँ से निकलकर बाहर आ जाते हैं। उन लोगों को वहाँ पर हर्षल एंड बैथ दिखाई देते हैं। रिक बाहर आकर देखता है कि लॉरी वहाँ पर नहीं है। वो लॉरी को ढूंढने के लिए अंदर की ओर जाने लग जाता है। तभी उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो देखता है कि मैगी एक बेबी को अपने हाथों में लेकर बाहर आ रही थी और उसके साथ कार्ल भी था। रिक मैगी को अकेले देखकर समझ जाता है कि लॉरी अब इस दुनिया में नहीं रही। रिक लॉरी के गम में बहुत जोरों से रोने लग जाता है। ग्लैन आगे बढ़कर रोती हुई मैगी को चुप करवाने लग जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।